साल 1994 दिल्ली में एक बेकार पड़ी रेलवे पटरी के किनारे मुल्क के जाने माने लोग इकट्ठा हुए। मौका था एक ड्रामे की पेशकश। इसके लिए 7 एकड़ में फैला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज तैयार किया गया। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि फिल्मों को टक्कर देते इस ड्रामे के दुनिया भर में 3,500 से ज्यादा शोज होंगे। स्टेज के थिएटर के मायनों को टक्कर देता ये था ड्रामा द लेजेंड ऑफ राम। लार्जर देन लाइफ थिएटर का सिलसिला आगे भी जारी रहा। करगिल की जंग को स्टेज पर उतार लाना ख्वाबों से आगे का मसला मालूम होता है, मगर इसे कर दिखाया आमिर रजा हुसैन ने। मुल्क के जाने माने थिएटर ग्रुप स्टेज डोर के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं आमिर रजा हुसैन। 120 ड्रामों की हिदायतकारी, 110 ड्रामों में अदाकारी और 12 ड्रामे लिखने के बाद आमिर रजा हुसैन आज हैं हमारे रूबरू। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आमिर कि आप सुभाष घाई हैं, राज कपूर हैं, अरे थिएटर के ये क्या है, ये ग्रैंडियर कहाँ? सईद भाई, ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। थिएटर में हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि आज की दुनिया में जहाँ 150 टेलीविज़न चैनल्स हैं और सिनेमा हॉल्स हर जगह हैं, बड़ी से बड़ी 3D 2D हर किस्म की फिल्में आ रही हैं, तो आदमी पैसा खर्च करके थिएटर देखने क्यों आए? अनलेस वी कैन ऑफर हिम समथिंग, एक ऐसी एक्सपीरियंस हो जो उसे सिनेमा में ना मिले, जो उसे घर बैठे टेलीविज़न में फ्री में ना मिले। तो इस वजह से ये नहीं कि मैं सिर्फ बड़ा थिएटर करता हूँ, छोटा थिएटर भी करता हूँ, बहुत किया है, लेकिन थिएटर में हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि ऑडियंस अपने घर से अपनी गाड़ी में या बस में या पब्लिक सवारी में बैठ के पैसा खर्च करके आए, पैसा टिकट पे पैसा खर्च करे और आपका शो देखे, और उसके बाद घर जाने के बजाय खाना खाए कहीं, क्योंकि ये एक फुल आउटिंग होती है। तो हमें जो स्टेज पे अब पेश करना होता है, स्टेज पे या खुले में या नॉन प्रोसीनियम थिएटर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पेश करना होता है, तो उसमें एक कशिश होनी चाहिए कि आदमी को वो अपने घर से निकाल सके। दो पहलू हैं जी। कशिश हो, आपके एक्टिंग पे हो, आपके डायलॉग में हो, आपके मकालमे में हो, या ये कि आपका इतना बड़ा सेट हो कि वो बिल्कुल ओवरवेल्म कर दे इवेंट को। अब वो उसमें या नहीं होता, उसमें एक्टिंग में भी हो, मकालमे में भी हो, स्क्रिप्ट में भी हो, एक्टिंग एबिलिटी में भी हो। जैसे आदमी जिस किस्म से ज़बान बोले, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, साफ ज़बान बोले, उसमें भी हो, और सेट्स में भी हो, और लाइटिंग में भी हो, और कॉस्ट्यूम में भी हो, और ग्रैंडियर में भी हो। देखिए, मैं आपको इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री बताऊं। मॉडर्न आर्ट अब जो चलता है, ये मतलब मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल ही वाहियात। मतलब मैं अगर मॉडर्न आर्ट गैलरी में घुस जाऊं तो निकल के सर का दर्द दूर करने के लिए दवा चाहिए होती है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के खिलाफ हैं आप? कंप्लीटली, आई हेट इट। अच्छा, उसकी एक हिस्ट्री है। उसकी वजह यह है कि पहले क्या खूबसूरत पेंटिंग्स बनती थी, आप यूरोप के म्यूज़ियम्स में देखिए, घरों में देखिए, बट दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आइदर सीनिक ब्यूटीज़ और ऑफ एनिमल्स और ऑफ फेसेस और ऑफ एंट्री ऑफ द कैमरा, ऑफ द स्टिल कैमरा। अब वो पेंटर जो आके ख़ानदान की पोर्ट्रेट पेंट करता था, उसकी नौकरी ख़तरे में पड़ने लगी। अब पेंटर जो है, उसकी समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। अब ये मुझसे तो बेहतर कैमरा है, तो हर एंगल ले लेता है, और मुझसे मेरा अगर 10 रुपए का खर्चा है तो ये 10 पैसे का खर्चा है। सो ही वेंट इनटू मॉडर्न आर्ट एंड ही येट हैजंट बीन एबल टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये पिकासो ने
ग्वेर्निका इसलिए बनाई और ग्वेर्निका के अंदर ये सब क्योंकि उन्होंने कैमरे के डर के मारे कार्तिक ब्रसों ने तस्वीर ले ली। यार देखो भाई, देखिए ये मेरी थियरी है। हाँ। और उस पर मुझे बहुत लोग बुरा कहते हैं। बहरहाल मेरी एक ये नाक़िस सी सैयद मोहम्मद जाफरी जो जी। कि मज़ाहिया तंजिया शायर जी। थे और बड़े अच्छे शायर थे, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एग्जीबिशन में गए। जी कहने लगे कि एक तस्वीर को देखा जो कमाले फन थी, जी भैंस के जिस्म पे एक ऊंट की सी गर्दन थी। वाह। नक्शे माशूक हाँ। मुसव्विर ने सजा रखा था। जी। मुझसे पूछो तो सुराही पे घड़ा रखा। देखिए अब ये मजाक है। हुसैन और रजा और पिकासो जी। और दाली जी। और ये सब जनाब आली तमंचे लेके आ जाएंगे और आपको भून देंगे हुजूर। जी 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 मैं आई एम अवेयर ऑफ दिस, और मैं इसलिए कम कहता हूँ। अब आया मूवी कैमरा। तो मूवी कैमरा ने थिएटर को, जो थिएटर उस ज़माने में था, उसको इरेलेवेंट कर दिया, क्योंकि थिएटर जो सेट बदलता था। अब सिनेमा जो है वो स्विट्ज़रलैंड से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से लंदन विद इन अ सेकेंड आपको घुमा देता था। जहाज़ में भी जा रहे हैं, पानी के जहाज़ में भी जा रहे हैं, रेल में भी जा रहे हैं, तो वो सफ़र भी हो रहा है। और सो यू स्टार्टेड गेटिंग थिएटर ऑफ द absurd. So you started getting people like Brecht, people who started writing shows of mental asylum. मुझे याद है कि there were shows where they would take you into a basement, कुछ war के shows थे, तो ushers would be dressed like soldiers and they would push you and shove you as if you were prisoners of war going. मतलब एक वो बहरहाल they were trying to add excitement into theatre so that it could compete with cinema. But वो theatre of the absurd thankfully sink कर गया। तो उस वक्त ये हुआ कि the person who led this, he was a big producer in New York. उसने शेक्सपियर की एक प्ले है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, वो किया न्यूयॉर्क में, and he spent a lot of money. तो वो इन्होंने स्टेज पे दिखाया, और स्टेज पे इन्होंने वो कुछ बंदर और लेपर्ड्स और क्या एंड 300 एक्स्ट्रास एंड डांसर्स और ये वो करके, एंड इन एन अटेम्प्ट टू रिवाइव थिएटर. बट इट वॉज डन विद इन अ प्रोसिनियम स्टेज, विद इन अ स्टेज इन न्यूयॉर्क, एंड दिस वॉज ऑल्सो ब्रॉडवे पे, जाहिर है ब्रॉडवे पे, जी हाँ, दिस वॉज अराउंड अबाउट 1930s. तो उससे लोगों को, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, इट रैन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. तो उससे थिएटर वालों को, थिएटर के प्रोड्यूसर्स को हुई जी ज़रा सा ये हुआ कि भाई हाँ कुछ हो सकता है. अब वो दैट हैज़ टेकन द शेप इन द वेस्ट, प्राइमरीली इन लंदन, ऑफ म्यूजिकल्स. अब आप लंदन में जाइए और आप कहिए कि साहब मुझे प्ले देखना है, तो बड़ी मुश्किल होगी. आप जहाँ देखिए, जिस बड़े थिएटर में जाइए, म्यूजिकल चल रहा है. सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ थिएटर. नाउ इट हैज़ बिकम द बिग म्यूजिकल, द बिग मनी. इन इंडिया थिएटर नेवर रियली टुक ऑफ. हमारा बड़ा नैरो वो है थिएटर का डेफिनेशन, जिसको हम प्रोसिनियम में परफॉर्मेंस विथ लाइन्स लेके उसको थिएटर कहते हैं. जो हमारा टेम्पल डांस है, जो हमारा टेम्पल के परफॉर्मेंसेस हैं, रामलीला है, दीज आर द ग्रेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ थिएटर, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ थिएटर द वर्ल्ड ओवर. जी. और इससे बड़ा थिएटर कहीं दुनिया में नहीं होता. लेकिन वो भी आज की तारीख में थोड़ा सा दब रहा है, दब गया है. मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि थिएटर on its own in a small proscenium way cannot compete. It can, but अगर ये सब सपोर्ट मिल जाए तो और आसान है. 1994 में 2000 रुपए का टिकट आपने खरीदवाया जी. ये गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाया जी. लिहाजा उसने रामचंद्र जी का जो आपका इतना बड़ा जी. ड्रामा था देखा ही नहीं. ये मेरी बदकिस्मती. मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं लोगों को, बाहर के लोगों को ये दिखाऊं कि हिंदुस्तान का थिएटर कितना ओरिजिनल हो सकता है. और पहली चीज़ जब मैंने ये किया तो लोगों ने आके मुझसे कहा कि अरे ये हमने कहीं देखा नहीं है, आपने कहाँ देखा था.
तो मैं उनको जवाब देता था कि भाई क्या मतलब, कहाँ देखा था, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम अब अपने देश में कोई चीज़ ओरिजिनल कर दें, कॉपी नहीं करें, क्योंकि सिनेमा में आपको मालूम है सीन टू सीन कॉपी होती है, गाने कॉपी होते हैं, धुन कॉपी होती। तो सब सोचते थे कि कहीं से मैंने कॉपी किया है, डिज्नीलैंड से, इससे उससे। आज 20 साल हो गए, पीपल हैव नॉट डिस्कवर्ड कि ये कहाँ से कॉपी हुई। इट इज़ नॉट अ कॉपी, इट्स एन खुद थिएटर के लोगों ने, मसलन शशि कपूर जी, वो कहते हैं साहब ये सब कुछ हो सकता है, ये थिएटर नहीं। लेजेंड ऑफ राम को शशि कपूर ने कहा कि ये थिएटर नहीं है। जी। अब थिएटर वाले तो कहते हैं, बहुत थिएटर वाले कहते हैं। अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थिएटर इवेंट था, अब आप उसको माने ना माने, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। 70,000 आदमियों ने उस प्ले को देखा है दिल्ली बम्बई में। 70,000 आदमी ने, कोई ऐसा थिएटर आज तक नहीं है जो देखा हो। एंड जैसे आप फरमा रहे थे अभी कि 2,000 रुपये का टिकट था, तो अब जो भी था। अगर आपने इतने बड़े स्टेज बना ही लिया था, ऐसा सेट बन ही गया था, तो वो एक इन परपेचुइटी क्यों ना हुआ? और वो होना चाहिए था, और ख़ास तौर से दिल्ली जैसे शहर में जहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं रोज़ शाम को उनके लिए। इवन ऑफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भाई आप टेक ओवर कर लीजिए इसको, ये हमारी मेहनत है, आप इसको टेक ओवर करिए, हम तो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे 6 महीने में। नथिंग। किसी एक को विजन ये होना चाहिए कि भाई ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है, टूरिज्म के लिए उससे अटैच रेस्टोरेंट्स हों। जी। अभी ये टूरिज्म की हालत है कि लोग आते हैं दिल्ली में, 1 दिन 2 दिन रुकते हैं और फिर जयपुर चले जाते हैं, आगरा चले। देर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनको शाम को दिल्ली में रोके। योग जकार्ता में मंदिरों के शिखरा के नीचे रामायण 37 साल से जी चल रही है। 120 लोगों का ट्रूप, जो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान हैं, वो जनाब आली रामायण करते हैं, कर रहे हैं, आज होगी। अरे भाई इतना बड़ा प्ले आपने बनाया था, क्या रिवाइव नहीं हो सकता? रिवाइव तो हो ही सकता है, लेकिन देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर एफर्ट देन अ सिंगल मैन. It needs a greater effort than mine to bring it into a perpetual kind of situation. आम आदमी के लिए थिएटर आपका फिर न हो पाएगा। इसका मतलब ये है, मुश्किल है। ये आपका थिएटर जो है, बाहर से टूरिस्ट आएँ, डॉलर्स जिनके पास हों, या ये कि अशराफ के लिए, जिसको कि हमारे सर सैयद ने कहा था ये अशराफ के लिए है जी। ये हम गरीबों के लिए नहीं। जी नहीं है। नहीं है। ऐसा थिएटर किया जाए कि जो ज़्यादा एक्सेसिबल हो। जी करते हैं लोग, बहुत लोग करते हैं। आप क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा मुझे मिजाज अलग है। जी नहीं, मिजाज अलग नहीं। मेरे थिएटर में, मेरे कॉन्सेप्ट्स में पैसे ज़्यादा लगते हैं, और उन पैसों को फिर बहरहाल रिकवर करना पड़ता है, तो इस वजह से वो महंगा हो जाता है। आप जितने बड़े मुसलमान हैं उतने ही बड़े आप शिया भी हैं। जी, शिया ही हूँ। लेजेंड ऑफ राम जी, ये एक हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा इंडियन प्रिंस की कहानी, आपने उसको सजाया, इतना बड़ा प्ले किया। जीसस पैशन ऑफ क्राइस्ट, जी, हजरत ईसा के ऊपर 10 फिल्म बन चुकी हैं, प्लेज लिखे जा चुके हैं, जी, क्रिटिकल भी हैं और ह्यूमरस भी हैं। साहब, आपके मौलवी साहिबान ने आपके किसी थीम को छूने से मना कर दिया है। आपने कहा कि मैं शिया हूँ। अब वाक़या करबला तो सिर्फ शियों का नहीं है, इतना बड़ा ड्रामा है वो। आपने अपने आप को उससे महरूम क्यों कर रखा? डर लगता है। डर क्यों? मुझे देखिए, लेजेंड ऑफ राम मेरे लिए एक कल्चर के, मेरे बैकग्राउंड का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। उसको एड्रेस करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। करबला जो है वो एक बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं है, वो एक मज़हब का भी हिस्सा नहीं है, वो एक बड़ा ही डीप रूटेड मेरे एक ज़िंदगी का, इमोशन का, एक मेरे मैं क्या बताऊं कि एक मेरे
इट इज़ अटैच टू मी विद डर लगता है, बहुत डर लगता है, बेहद डर लगता है। और इस हद तक डर लगता है कि मैं तो जब पढ़ता हूँ तो डरता हूँ और रोता हूँ, तो उस पर लिखूँगा क्या और करूँगा क्या। तो मैं ये नहीं समझता कि मेरे अंदर ये सलाहियत आज है या 10 साल बाद होगी कि मैं कुछ भी आप अपने आंसुओं को रोक ना पाएंगे, ये इस बात का। आंसुओं को तो खैर बहरहाल नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मेरे कलम में ऐसी सलाहियत है, ना कभी आ आपको सके। मालूम है कि अनीस ने जब ये मर्सिये लिखना शुरू करता है वो, तो पहले वो दुआ मांगता है अल्लाह से कि मेरे अंदर वो ताकत पढ़ा दे हुआ है दे मेरा। ताकि मैं ये कर सकूं। अनीस का मैं आपको बताऊं, अनीस वॉज अ जीनियस far above anything which उर्दू लिटरेचर हैज सीन, चाहे वो गालिब हों, चाहे वो मीर हों, चाहे वो कोई भी उर्दू का पोएट हो या लिखने वाला हो। अनीस और दबीर के मर्तबे जो हैं वो हमारी सोच और समझ के बाहर हैं, तो उनको मैं लेके कंपैरिजन कहाँ करूँ। इसकी मर्सिये की एक मिसरा, हर एक मिसरा जो है वो पूरी एक कहानी, एक दास्तान। अब उसमें हम अपने आप को कहाँ लेके चलें साहब, हमारी कहाँ ऐसी औकात बिसात के हम अगर अनीस ने किया तो हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अनीस वॉज अ सुपर ह्यूमन बीइंग, तो ही एड्रेस्ड अ सुपर ह्यूमन इशू। आई एम नॉट, दैट इज व्हाई आई एम पेट्रिफाइड। अच्छा, तो आप डायरेक्ट करें अगर एक मर्सिये के परफॉर्मेंस को, तो कैसा होगा? वो हो सकता है, वो हो सकता है। अनीस की ज़िंदगी खुद ऐसी खूबसूरत थी और ऐसी इंटरेस्टिंग थी, एक से एक इंसिडेंट्स हैं। एक मजलिस पढ़ने गए तो उनसे किसी ने कहा कि साहब ज़रा मुख्तसर पढ़िएगा, तो वो मिंबर पे गए, उन्होंने कहा कि मुख्तसर ये है कि बस शैन शहादत पाई, वो कह के उतर आए। आपने कारगिल के ऊपर जी किया, उसका मकसद क्या था? हमने पहले शुरू किया अस्पताल जाना, आर्मी अस्पताल वगैरह, पैथेटिक कंडीशंस, तो वहाँ कोशिश करते थे कि हम कुछ उनकी मदद कर सकें कुछ। फिर कुछ फिल्म स्टार्स को इकट्ठा किया, उनको लेके हम कश्मीर गए, बल्कि कारगिल में गए, द्रास तक गए, बॉर्डर पे लेके गए। जब हमने फर्स्ट हैंड देखा क्या हो रहा है, तो माई वाइफ वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इट, विच शी डिड। और उसमें देयर वाज सच ग्रेट ड्रामा that I felt that this needs to be documented as a play. तो वो मैंने प्ले किया, and the rest of course is as they say history। तो वो बहरहाल 50 days वो 50-day war, जी हाँ। थिएटर आपका एमैलगमेशन है इन्फ्लुएंसेस का जी। कि उसमें कहीं एक ब्रॉडवे भी है, कहीं बड़ा मेगा स्टेज वेस्ट एंड का भी है जी। और कहीं हिंदुस्तानियत भी है, कहीं उसमें पारसी थिएटर की झलक भी है, लेकिन तारीख और तारीख बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री आपका एक एंकर है मुस्तकिल। क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। लेजेंडरी मोहम्मद अमीन साहब थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज के, उनके नीचे मैंने हिस्ट्री सीखी है। मैंने सेंट स्टीफेंस से ऑनर्स किया हिस्ट्री में। सुनाइए कि बहुत अच्छे मार्क्स मिले आपको। जी, बहुत अच्छे आए। मैं मतलब अगर 3 मार्क्स कम मिल जाते तो मैं फेल कर जाता। लो 3rd डिवीजन, लेकिन बहरहाल इट वाज एन एक्सपीरियंस लर्निंग फ्रॉम सच ग्रेट पीपल। पहला एज अ डायरेक्टर जी, आपने कौन सा प्ले डायरेक्ट किया जो कामयाब हुआ? चार्लीज आंट 1982। वो क्यों क्लिक किया? उसमें एक्टर बहुत अच्छे थे। कौन? और हमारे जो उस्ताद थे, हमारे जो गुरु थे, मार्कस मर्च, ही वाज प्लेइंग द लीड रोल। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी डायरेक्ट करने की, तो क्योंकि ही वाज प्लेइंग द लीड रोल तो वो बहुत कामयाब रहा शो। उस कामयाबी में मेरा कितना हाथ था मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मार्कस का बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज ही एक्चुअली कैरीड द शो। मार्कस ने मुझे थिएटर के बेसिक्स हैं वो सिखाए। 2-4 चीज़ें ऐसी सिखाई जो आज तक मेरे काम आती हैं, जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। एक मसलन एक कोई गुर? टाइमिंग की क्या इम्पोर्टेंस थिएटर में है। मसलन
अगर खूबसूरत सी लाइन है तो उसको, ये फिल्मों में भी होता है, तो उसको धीरे धीरे अपना उसको चबा चबा के, कॉमेडी की टाइमिंग, कहाँ रुको तो लाफ मिले और लाफ को कहाँ रोको कि अगली लाफ मिले। अब ये होता है कॉमेडी में, कोई लाफ लाइन आई, एक्टर ने सोचा कि अरे लोग हंस रहे हैं तो अब उनको हंसने दो। बेसिकली हमारे यहाँ हम ये सिखाते हैं और हमने ये सीखा है कि लाफ जब अपने उरूज से बस उतर रही हो उसको काटो और लोगों को हंसने मत दो, तो उनकी एक चाहत रहेगी हंसने की, तो वो अगली लाइन पे अगर वो हल्की ही क्यों ना हो उस पे हंसने लगेंगे। आपकी मुलाकात ये विराट तलवार से कहाँ बहुत हुई? बाद में, वही प्ले में हुई। ये आई थी हमारे साथ थिएटर करने, वही मुलाकात हुई। बिजलियां दौड़ गई। जी जी जी, दोनों तरफ जी, दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई है? विराट डायरेक्ट भी करती हैं मेरे साथ, एक्टिंग तो करती हैं, आपने तो देखा जी ही है। जी जी, बहुत उम्दा। अनलाइक मैनी हस्बैंड एंड वाइफ जोड़ीज जो जहाँ एक टैलेंटेड होता है और दूसरा शेरवानी की पिछवाड़ा पकड़ के बढ़ता है, यहाँ बराबर का बटा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों में इतनी लड़ाई क्यों होती? लड़ाई नहीं होती। लड़ाई देखिए, अब वो ये है कि जब दो आदमी डायरेक्ट करते हैं एक चीज़ को, देखो तो आप हमारे ट्रैप में आ गए। मुझे कुछ नहीं मालूम कि लड़ाई होती है कि नहीं होती। मैं समझ मैंने एक ऐसे ही फेंकी और आप जनाब संजीदा हो गए। नहीं, वो ऐसा है कि देखिए हमारा डिफरेंस रहता है ऑफन ऑन हाउ टू ट्रीट अ सब्जेक्ट, लेकिन जो फाइनली व्हाट वी वांट टू अचीव इज द सेम। सो देयर इज समटाइम्स अ डिफरेंस इन द मेथडोलॉजी कि इस रास्ते से चलें या इस रास्ते से चलें, तो वो चलता है। आपका थिएटर जो है जी, एक तो वो उसमें एंग्लो इंडिया का बहुत बड़ा असर है, यानी एक कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल रास्ते से जो विलायती प्लेस यहाँ आए उनको आपने अडेप्ट किया। इंडिजिनस थिएटर, मसलन मैं ये कहूँ कि आप साहब कालिदास को ले, वो आपको बहुत बोर करेगा। कालिदास का थिएटर, अवध के ज़माने का थिएटर, वाजिद अली शाह का थिएटर, दीज आर पीसेस ऑफ लिटरेचर। ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, तो इनका आपको पढ़ने में, तो ये तो कोई शेक्सपियर के लिए भी कह सकते हैं। नहीं, शेक्सपियर के लिए आप नहीं कह सकते, क्योंकि शेक्सपियर लिखा गया है परफॉर्मेंस के लिए। आपको स्टाइल ना आती हो, इंदर सभा बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए नहीं है। एक जो थिएटर का ग्राफ है, एक जो थिएटर का स्टाइल होता है, एक जो थिएटर की नेसेसिटी होती है कि उसकी शुरुआत कैसी हो, उसका मिडल कैसा हो, उसका एंड कैसा हो, वो सब इन प्लेज में नहीं है। एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इनको परफॉर्म करके, चाहे जितने अच्छे आर्टिस्ट आप लें, जितने अच्छे एक्टर्स लें, आप ऑडियंस को रुला सकते हैं। मतलब रुला सकते हैं आउट ऑफ बॉर्डम, क्योंकि ये लिखे गए हैं एज पीसेस ऑफ लिटरेचर, नॉट एज पीसेस ऑफ थिएटर। हमारे यहाँ जो थिएटर था वो मंदिर का थिएटर था, लिमिटेड विद इन द टेम्पल। फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद कलकत्ता में थिएटर शुरू हुआ। ये जो आप एंग्लो इंडियन थिएटर कह रहे हैं, ये कलकत्ता में शुरू हुआ है। इंग्लिश थिएटर शुरू हुआ, उसमें फिर एक एक करके गुलामों ने, थिएटर इन जी शिमला, जी, तो वो गुलामों की सरहद से बाहर था, लेकिन धीरे धीरे 1960 तक गुलामाना नहीं लगता था लेकिन अब लगने लगा। आपकी बातों से हुजूर अनवर, मैं इस नतीजे पे धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ कि थिएटर एक शौक की चीज़ है, वरना इसमें रोटी रोज़ी हुक्का पानी चिलम उसका कोई सरोकार नहीं है। कोई थिएटर वाला थिएटर करके अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, उनको स्कूल नहीं भेज सकता। प्राइमरीली जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो चेंज हो रहा है। कब होगा भैया? अब ये हमारी जिंदगी तक सदी तो आ गई है। जी सुना जा रहा है कि 21वीं सदी चल रही है साहब। देखिए, जिंदगी मौत का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी आपकी जिंदगी तक ये चेंज आ जाएगा। और थिएटर जो है सड़क होगा और गली जनाब नहीं, गली सड़क नहीं होगा। गली सड़क तो होता ही है, और ज़्यादातर जो थिएटर होता है वो इसी काबिल है कि गली सड़क हो। लेकिन ये बदलाव ज़रूर आएगा कि थिएटर अपने पैरों पे खड़ा हो सके।
बग़ैर स्पॉन्सरशिप के खड़ा हो सके और एक फाइनेंशियली वायबल ऑप्शन बन सके। लोग थिएटर से सिनेमा में अक्सर चले जाते हैं जी जी। और लोग एग्जाम्पल दिया करते हैं, नसीरुद्दीन शाह का मसलन। अब ये सुना जा रहा है, खबर है उड़ती उड़ती ज़ुबानी तयूर की कि आमिर रज़ा हुसैन किसी अपने छरेरे बदन को लेके एक रोमांटिक रोल करने के लिए बम्बई जा रहे हैं। जी नहीं, वो ये मुबालगा है कि सच है? नहीं, एक रोल किया है मैंने, वो बहरहाल फिल्म आ रही है इसकी, अनिल कपूर प्रोडक्शंस की, सोनम है वो, उसमें खूबसूरत जी हाँ। जी, तो उसमें एक रोल किया है। बहरहाल लेकिन ये रोल मैंने सुना ये है हुजूर कि ये पहले अशोक कुमार ने किया था। जी, जो पहली खूबसूरत थी, जी हाँ, अशोक कुमार ने। तो आप अपने आप को अशोक कुमार समझते हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, मैं तो अपना बिल्कुल अपने आप को एक थिएटर पर्सन समझता हूँ, थिएटर पर्सन रहूँगा। लेकिन फिल्म बनाने का शौक नहीं हुआ? जी नहीं, नहीं, मुझे आई एम वेरी हैप्पी एज में आपके अंदर एक कोई क्लास मामला है, मसलन इंडियन पीपल्स थिएटर वगैरह जो है उसको आप हिकारत की नज़र से देखते हैं। अब ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, इंडियन पीपल्स सोशलिज्म के खिलाफ हो क्या भाई? नहीं, सोशलिज्म के खिलाफ तो क्या, जी हाँ, सोशलिज्म के खिलाफ हूँ। तो क्या हो तुम? बस फ्यूडल हो, बिगड़े हुए फ्यूडल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो नवाबी जो न रही, नवाबी मतलब घर के बाहर तो न रही, अब जहाँ चल जाती है चला लेते हैं, जहाँ नहीं चलती खामोश हो जाते हैं, बस यही है। शराफत का तकाजा तो यही है कि भाई कोशिश करो, जहाँ नहीं चले खामोश हो जाओ, अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जी कि नई रियलिटी से एडजस्ट किया जाए। उम्र गुजर गई, अब बच्चे एडजस्ट करेंगे। ये तो आपने बिल्कुल यहाँ जने के एक प्ले में वो कहता है कि एंड एज फॉर लिविंग माई सर्वेंट्स विल टेक केयर ऑफ दैट। Thank you very much.